तो इस प्रकार से बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। तो बाह्य निषेचन के बाद दूसरा होता है आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन जनन वाहिनियों के अंदर होता है। इस जनन वाहिनी को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो यह चूँकि निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होती है, इसलिए इसको आंतरिक निषेचन कहते हैं। मानव में विविध प्रकार के जननांग होते हैं जो शुक्राणुओं को, नर शुक्राणुओं को या नर युग्मक को मादा के शरीर में पहुंचाने में सहायता करते हैं। शुक्राणुओं के मादा शरीर में पहुंचने की क्रिया को मैथुन कहते हैं या कॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, यानी नर शुक्राणु को मादा के शरीर में पहुंचाया जाता है। तो जिन अंगों के, बहुत सारे अंग होते हैं जिनके माध्यम से यह मादा के शरीर में पहुंचा दिया जाता है। अब वहाँ पर जा कर के यह जनन की क्रिया, निषेचन की क्रिया प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो निषेचन का अगला चरण क्या होता है इसमें कि शुक्राणु अंडवाहिनी में उपस्थित अंडाणु में, शुक्राणु जब मादा के शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये गर्भाशय से होता हुआ अंडवाहिनी में पहुंच जाता है, जहां पहले से ही अंडाणु उपस्थित होते हैं और इन दोनों में निषेचन की क्रिया होती है। शुक्राणु की संरचना जो होती है वह शुरू में ही बताए थे कि एक पिन की तरह की संरचना होती है, छोटी सी होती है, हेडलाइक होती है हेड। तो इसका केवल यह हिस्सा ही भाग लेता है और मादा का जो अंडाणु वाला हिस्सा होता है वह थोड़ा बड़ा होता है और इसके साथ इसका यह हिस्सा क्रिया करता है। ठीक है, इसमें यह निषेचित हो जाता है। तो निषेचन के दौरान 1 सप्ताह के बाद युग्मनज का निर्माण होता है, जिसको कि जाइगोट भी कहते हैं। यह जाइगोट गर्भाशय में पहुंचता है। 1 सप्ताह बाद, निषेचन के 1 सप्ताह बाद जाइगोट गर्भाशय में पहुंचता है और गर्भाशय में पहुंचने के बाद वहाँ इसका विकास होने लगता है। अब यह युग्मनज जो होता है वह 2n संरचना हो जाती है, यानी द्विगुणित। कैसी संरचना हो गई? द्विगुणित संरचना हो गई। ठीक है, यह द्विगुणित संरचना गर्भाशय में होती है और धीरे धीरे इसमें विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कैसा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। यह विभाजन जो होता है समसूत्री होता है। ठीक है, अब समसूत्री विभाजन के दौरान इसका जो संरचना मिलती है वह भ्रूण कहलाता है। इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियो। यह एम्ब्रियो माता के नाभि से जुड़ जाता है और जिससे जुड़ता है उसको कहते हैं अपरा या प्लासेंटा या आवल। इसी के द्वारा इस भ्रूण का पोषण होता है और भ्रूण के इस पोषण की क्रिया के दौरान धीरे धीरे इसका विकास होता है और विकास होते होते इसमें एक नया जीव शरीर होता है। ठीक है, इस भ्रूण से नया जीव शरीर होता है। तो जब ये युग्मनज से भ्रूण बनने लगता है, भ्रूण से जीव, तो उसको कहते हैं युग्मनज का परिवर्धन। ठीक है, तो युग्मनज जब भ्रूण बनता है उस अवस्था को कहते हैं विदलन की अवस्था। यह जो अवस्था होती है विदलन की अवस्था होती है, यानी चेंजिंग आती है। युग्मनज का विभाजन होता है और इस विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। युग्मनज जो कोशिका हुई, द्विगुणित कोशिका हुई, इसका विभाजन होता है, भ्रूण बनता है और भ्रूण से नया जीव शरीर बनता है। तो उसमें 3 स्टेज होते हैं। भ्रूण का जब विभाजन की क्रिया होती है तो 3 स्टेज उसमें होते हैं। पहला है मॉरूला, दूसरा ब्लास्टूला और तीसरा गैस्टूला। ये 3 अवस्थाओं में भ्रूण से जीव का शरीर बनता है, एक नया जीव शरीर बन जाता है। तो इस तरह से निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप युग्मनज से नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है, तो यह है लैंगिक जनन। अब कुछ बातें इसमें स्पष्ट नहीं हुई कि अंडाणु क्यों एक ही बना और शुक्राणु बन गए, शुक्राशय में शुक्राणु बन गए। तो इसको हम लोग देखेंगे। जब
बालिका थोड़ा सा उनके जननांगों में विकास होने लगता है तो उसका द्वितीयक लक्षण एक पहले हम लोग लिखे कि शिशु बालिका में द्वितीयक लक्षण जो आता है जब जनन अंगों का विकास होता है तो उसमें मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है। तो मासिक धर्म या आर्तचक्र उसको कहते हैं। उसमें होता क्या है कि शिशु बालिका में जन्म के समय ही दोनों अंडाशयों में 2.5 लाख से 4 लाख पुटिकाएँ होती हैं। पुटिका मतलब छोटी छोटी गांठ की तरह की संरचना होती है। तो ये अंडाशय के अंदर इस तरह की संरचना पाई जाती है। अब पूरे जीवन काल में ये धीरे धीरे नष्ट होता जाता है। केवल इनमें से 400 पुटिकाएँ ही स्त्री जीवन में परिपक्व हो पाती हैं। कितनी होती हैं? केवल 400। अब कहाँ ये 4 लाख और कहाँ 400, बाकी सब क्या हुई? नष्ट हो गई। तो जब मादा वयस्क होती है यानी उस निषेचन की क्रिया के लिए उसका शरीर तैयार होता है, उसमें द्वितीयक लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तो उसको कहते हैं वयस्क मादा। उस वयस्क मादा में 14 से 45 वर्ष की आयु तक ही डिंब पुटिकाएँ परिपक्व होती हैं। जो ये जिसको पुटिका को डिंब पुटिका कहते हैं। डिंब इसलिए कहते हैं कि अंडाशय में पाई जाने वाली है, तो डिंबाशय या अंडाशय कहते हैं। तो इसमें यह 14 से 45 वर्ष तक ही डिंब पुटिकाएँ परिपक्व होती हैं और हर माह में एक अंडा या एक अंडाणु परिपक्व होता है, एक पुटिका परिपक्व होती है। तो अब इसी से तुम अंदाज़ा लगा लो कि ये 400 जो होती हैं, जब से आपका मासिक धर्म प्रारंभ होता है तब तक 400 पुटिकाएँ जब तक होंगी, उसके बाद बाकी जो है बंद हो जाता है। जब पुटिकाएँ परिपक्व होना बंद हो जाती हैं तो मासिक धर्म का होना बंद हो जाता है। ठीक है। तो 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही डिंब पुटिकाएँ परिपक्व होती हैं। उसके बाद जनन क्षमता खत्म हो जाती है, यानी जो पुटिकाएँ परिपक्व हुई वो अंडाणु का निर्माण करती हैं। तो उस दौरान जब ये परिपक्व होती हैं, उसके बाद अगर 400 ख़त्म हो गया तो अब उसके बाद जनन क्षमता खत्म हो गई। यही चीज़ जो होता है किसी किसी बालिका में यह संख्या कम होती है, तो 400 की जगह पर किसी में 200 होता है, किसी में 150 होता है। तो यह समय से पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो तुम लोग सुनती होगी कि कुछ महिलाओं के जीवन में संतान नहीं होती है, यानी अंडाणु का निर्माण नहीं होता है, तो निषेचन की क्रिया में असमर्थ होती है। हमारे समाज में ऐसी स्त्रियों को बांझ की संज्ञा दी जाती है, संतानहीन होने की। तो उनके में ये कमी पाई जाती है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आर्टिफिशियल बने रूप से इसको दवा दे करके इसका निर्माण कराते हैं या आर्टिफिशियल रूप से शरीर में प्रवेश कराते हैं। ठीक है। तो ये मेडिकली हुआ, लेकिन यहाँ जो है स्वस्थ महिला में या स्वस्थ मादा में 400 पुटिकाएँ ही उसके पूरे जीवन काल में परिपक्व होती हैं। उसके बाद जनन क्षमता खत्म हो जाती है। तो हम देखते हैं कि स्त्रियों में प्रति माह केवल एक पुटिका ही परिपक्व होती है। जो शुरू में ही हमने बताया कि 4 कोशिकाओं में से केवल एक कोशिका ही परिपक्व होती है, जो कि अंडाणु कहलाती है। उसी तरह से स्त्रियों में वही अंडाणु केवल एक ही पुटिका परिपक्व होती है, यह अंडाणु कहलाती है, जो दाएं या बाएं किसी भी अंडाशय में हो सकती है। अंडाशय कहाँ होता है स्त्रियों में? इस संरचना चूँकि हम इसमें खींचे नहीं हैं, बुक में आप लोग देखेंगी तो देखोगी कि वृक्क के नीचे, उदर गुहा के निचले हिस्से पर 2 संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको कि अंडाशय कहते हैं। यह अंडाशय दाहिने और बाएं दोनों तरफ होता है। इस अंडाशय में किसी एक में भी, चाहे दाएं में हो या बाएं में हो, या अंडाणु उसमें उपस्थित हो सकता है। जब मासिक धर्म होता है, इस 28 दिन में ही एक मासिक धर्म से दूसरे मासिक धर्म में जो अंतर होता है वो 28 दिन का होता है। किसी किसी में 15 दिन में 1 महीना, तो ये अस्वस्थता की पहचान होती है। एक स्वस्थ मादा में 28 दिन में मासिक धर्म का गैप होता है या अंतर होता है। ठीक है। इस 28 दिन में मादा के गर्भाशय और अंडाशय में परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। जब अंडाणु बन जाता है, ये 14 से 15वें दिन अंडाणु बनता है। ठीक है।
जब यह अंडाणु बन जाता है तो अब यह फिर से गर्भाशय और अंडाशय, यानी ये गर्भाशय में अंडवाहिनी नलिका में यह अंडाणु प्रतीक्षा करता है निषेचन की, शुक्राणु की प्रतीक्षा करता है जहाँ पर निषेचन हो। और जब यह निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो 15 से 16वें दिन में यह नष्ट हो जाता है और फिर अगले मासिक धर्म में यह पुनः रक्त के द्वारा बह करके निकल जाता है। फिर उसके बाद फिर 14वें से 15वें दिन दूसरा अंडाणु का निर्माण होता है। इस तरह से हर माह में केवल एक पुटिका परिपक्व होती है जो कि अंडाणु का निर्माण करती है। एक अंडाणु से एक शुक्राणु ही निषेचन की क्रिया करता है, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं और द्रव के रूप में या मासिक धर्म के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से जनन की क्रिया, लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है और नए जीव का निर्माण होता है। यह जो निषेचन की क्रिया है या जनन की क्रिया, यह पूरी इसका जो नियंत्रण जो करता है वह पीयूष ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन के द्वारा इसका नियंत्रण होता है। ठीक है, चूँकि लैंगिक क्रिया है, लैंगिक क्रिया में इसके पहले हम तुम लोगों को बताए थे कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो लिंग निर्धारण के आधार पर वर्तमान में हमारे समाज में बहुत सारे दोष हैं जिसको लेकर के लिंगानुपात की स्थिति आ जाती है। तो यह लिंगानुपात क्या है, जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनन स्वास्थ्य क्या है, ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, अभी केवल हम इतना ही दिए हैं, ना कोई क्वेश्चन दे रहे हैं ना कुछ। आप इसको बढ़िया से सुन करके अपनी बुक से देख करके पढ़ोगे।